अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है वर्ड ऑर्गेनाइजेशंस का। कल हमने ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, एनजीओ की पढ़ी थी कि एनजीओ और ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। ये बेसिक है, क्योंकि अब पीपीएससी ने इस तरह की डेफिनेशन भी पूछने लगा है पीपीएससी। और मैंने आपको नोट्स दिए, उसमें 6 साल के ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, अरेंज थी। डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन, जो कि तकरीबन 48 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पास पेपर्स में पूछी गई हैं। और मैंने इसको ईयर वाइज, ठीक है, कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब बनी। 18th सेंचुरी से हम स्टार्ट करते हैं, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, यहाँ तक जो है तमाम ऑर्गेनाइजेशन हो जाती हैं जिनके हेड क्वार्टर और ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट फाउंडेड वो हम ने देखी। ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम ट्रीटी भी कर रहे हैं, कुछ कन्वेंशन भी कर रहे हैं, तो वो टोटल मिला के 48 बनते हैं। अब मैंने जिस तरह आज आपको टेस्ट दिया और टेस्ट में कहा कि जनाब 15 या 20 ऑर्गेनाइजेशंस लिखें, उनमें से किसी के हेड क्वार्टर लिखें, किसी के एस्टेब्लिशमेंट डेट लिखें। अब ये वो पैटर्न है, ध्यान से मेरी बात को समझना, ठीक है। आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये क्या पैटर्न है। देखिए, ये वो पैटर्न है तैयारी का जो आप 9th 10th में, ठीक है, इसको फॉलो करते थे। एफएससी में जो एफएससी की बुक्स थी वो इंतहाई मुश्किल बुक्स थी, जो कि हम इस पैटर्न को फॉलो करते थे। वो कहते थे लॉन्ग क्वेश्चन भी हो, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो, एमसीक्यूज भी हो। ये जो एमसीक्यूज वाली रविश है, इसको तर्क कर देना चाहिए, क्योंकि इसने हमारे जहनों पर बड़ा बुरा असर डाला है। अच्छे से अच्छा स्टूडेंट, अच्छे से अच्छा जिसने पीपीएससी को क्वालिफाई किया हो, जब उससे पूछ ले, वो जॉब उसकी हो गई है, 1 महीना वो बुक्स ना पढ़े, आप यकीन करें, उससे कोई क्वेश्चन पूछ लें, वो कहता है मुझे 4 ऑप्शंस बताओ, फिर मैं इसका जवाब दूंगा। यानी कि वो इस काबिल ही नहीं है कि उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाए। आपकी हैबिट बन जाती है, जब आप ऑप्शंस की मदद से तैयारी करते हो, आपके माइंड की हैबिट बन जाती है कि वो क्वेश्चन के आंसर को आइडेंटिफाई करता है, डिस्क्राइब नहीं करता। तो आपको इनके आंसर आने चाहिए, बाई हार्ट आने चाहिए। जब आप इनको जुबानी याद रखोगे तो वो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। जब आप इसको राइटिंग, जब मैं आपको टेस्ट देता हूँ, तो आपको उसका कोई ऑप्शन नहीं मिलता, आप सिर्फ आंसर अपने रजिस्टर पे लिखते हो। तो यही एक तरीका है इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बनाने का, ठीक है जी। नंबर 1 ये बात हो गई। नंबर 2 ये है कि हमने कहा कि हम पास पेपर्स को इंतहाई अच्छे तरीके से करेंगे। अब इससे ज्यादा अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि आपने एक एक टॉपिक के 6 6 साल के पेपर, 6 साल के पेपर में एक टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया, यूएनओ में के से रिलेटेड 6 साल में कितने क्वेश्चन आए, कौन सा क्वेश्चन कितनी मरतबा रिपीट हुआ है। जब आप इस तरह से तैयारी कर रहे हो, यहां तक तो वो तैयारी है जो 80 to 90% स्टूडेंट्स कर रहे हैं। हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। और हमने सिर्फ, अगर हमारे पास 50 एमसीक्यूज पास पेपर्स के हैं, तो जस्ट हमने 10 एमसीक्यूज का इजाफा करना है, ज्यादा नहीं करना, ठीक है। और ये भी बहुत ज्यादा हो जाता है, एक तरफ 50 एमसीक्यूज पे हम सिर्फ 10 एमसीक्यूज का इजाफा कर रहे हैं। तो आप ये देखो कि 50,000 एमसीक्यूज अगर हो, तो फिर हम कितना इजाफा कर रहे हैं, 10,000 का। तो यही चीज है जो हमें अपने कंपिटिटर से डिस्टिंग्विश करेगी, उससे आगे लेकर आएगी। और तभी वही होता है कि जब ये ऐसे स्टूडेंट्स ही होते हैं जो एक सीट पे क्वालिफाई कर रहे होते हैं। आखिर क्या बात है कि 50 सीट्स आए, तो एक नॉर्मल स्टूडेंट उसको क्वालिफाई नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ एक सीट आए तो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे होते हैं। आखिर क्या वजह है? तो कोई तो वजह ना, कुछ तो एक्स्ट्रा कर रहा है, कुछ तो अच्छा कर रहा है। तो बहरहाल, ये जो आप अप्रैल वाले स्टूडेंट्स हैं, ध्यान से मेरी बात को समझ लें। आपका नेक्स्ट मंथ, इसी मंथ सेशन एंड हो जाएगा, फिर आपका एक स्पेशल बैच मैं स्टार्ट करूंगा, जिसमें जिसकी टेस्टिंग होगी पूरा 1 महीना। उसमें पास पेपर्स की भी टेस्टिंग होगी, लेक्चर्स की टेस्टिंग होगी, पास पेपर्स की टेस्टिंग होगी, विदाउट ऑप्शंस। क्वेश्चन दूंगा, आंसर आप लिखोगे, फिर आंसर की शेयर करूंगा। जब ये आप कर लोगे, फिर आपके वंस अगेन एक फिर 1 मंथ का सेशन होगा।
और वो ऐसा सेशन हम इसको रखेंगे जिसमें बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो बिल्कुल अनसीन होंगे। कोई माउंटेन ना छोड़ो तैयार करो, कोई वोल्केनो ना छोड़ो तैयार करो, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो पास पेपर में नहीं पूछेगी तैयार करो। तब आप उस लेवल पर आगे कह सकते हो कि अब हमारा कोई भी बंदा एग्जाम ले ले, ठीक है, हम फेल नहीं होंगे। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी होते हैं जो एग्जामिनर सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट भी नहीं दे सकता, लेकिन हम वो आप यूं समझ लेंगे 10 to 15% जो एक्स्ट्रा तैयारी कर रहे हैं वो हमें सबसे अलग कर सकती है। ठीक है, तो अपने आप को उसके लिए तैयार करो। और हमारा एक चीज का ध्यान रहे, इस चीज में बिलीव रखना कि अल्लाह ने इंसानी दिमाग इस कदर पावरफुल बनाया है, इस कदर कि वो कुछ भी मेमोराइज कर सकता है। कभी जहन में ये नहीं लेकर आना आपने कि इतना ज्यादा डाटा बैंक है भूल जाएगा, ऐसा कभी ना सोचना। इस कदर वसी दिमाग है, इस कदर वसी दिमाग है, इसके अंदर कुछ भी भर सकते हो। खैर जी, ये तो एक कुछ बातें थी, 2-3 पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप रखने के लिए। ये कॉन्फिडेंस ही है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करवाता है और कामयाब करता है। ठीक है, चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस में मैं मूवमेंट भी शामिल की हैं, ट्रीटीज भी शामिल की है, ये फराइजी मूवमेंट है। ठीक है, जो हाजी शरीयतुल्लाह ने इसका आगाज किया था, ठीक है जी, 1818 में। फराइजी मूवमेंट इसके नाम से ही जाहिर है कि ये जो हाजी शरीयतुल्लाह थे, जब ये इंडिया आए, बेसिकली सऊदी अरब थे, और सऊदी अरब से ये एक जो बैकग्राउंड है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है, जिसको मैं ब्रीफ करके आपको बताऊंगा, बाकी हम सारे पास पेपर के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अभी यही स्लाइड्स में देखेंगे पास पेपर में से क्या पूछा है। तो 1818 में ये फ्राइजी मूवमेंट की जो बुनियाद रखी गई थी, ठीक है, 19th सेंचुरी में, ये हाजी शरीयतुल्लाह ने इसका आगाज किया था बंगाल से। ठीक है, सऊदी अरब से वापस आ रहे थे, और इसका मकसद यही था कि वक्त गुजरने के साथ, जिस तरह आज के हालात देख लें आप, जो मुसलमान हैं मोस्टली तो जाते हैं जुमे की नमाज पढ़ने, अगर कोई रूटीन से भी जाता है, आया क्या वो मुस्लिम है? ठीक है, क्या वो मुस्लिम रिचुअल्स को सही तरह फॉलो करता है? नहीं करता। तो मुसलमानों की जो प्रैक्टिसेस थी, आज हम देखें कुछ बहुत सारे मुस्लिम ऐसे हैं जो सिर्फ ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं, जुमे की नमाज पढ़ने जाते हैं, या फिर उनके वो कहते हैं सिर्फ कुर्बानी फर्ज है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं, इस्लाम कुछ दिन नहीं है। तो उन्होंने फिर इस फ्राइजी मूवमेंट को लेकर आए थे कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस पे इन्होंने काफी फोर्स किया था। ठीक है जी, हाजी शरीयतुल्लाह, शरीयत से भी याद रख सकते हैं आप, शरीयत लेकर आए, ये शरीयत को रिवाइवल दिया, और फ्राइज उस शरीयत में किस पे फोकस किया? फ्राइज पर। एक और इम्पोर्टेंट नाम है जी, ये याद रखना, इनका बेटा था दूदू मियाँ। ठीक है, दूदू मियाँ, जो मर्जी जिस तरह लिख लें, उसने आके इसको बहुत एक्सपेंड किया था, उसका बड़ा असर था। सिर्फ इतना याद रख लें कि दूदू मियाँ का लिंक कहाँ से था? फ्राइजी मूवमेंट से था, और वो हाजी शरीयतुल्लाह का बेटा था दूदू मियाँ, और उसका बड़ा किरदार था इस मूवमेंट में। क्लियर हो गई जी बात? नेक्स्ट है रेड क्रॉस। ये रेड क्रॉस है, बेसिकली ये इसका सिंबल है, रेड क्रॉस। ठीक है, और मैंने कल बताया था, अभी मुख्तसर ही बताऊंगा क्योंकि कल हमने इसको बड़ा ठहर ठहर के, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन न्यू है, बाकी कल वाली है सारी। रेड क्रॉस क्यों बनी थी जी, किसने बनाई थी? जे एच ड्यूरेंट ने 1863 में ये ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बुनियाद रखी। और क्या कोई मुझे बताएगा, कोई स्टूडेंट, वैसे पता होगा यकीनन जिन्होंने कल का लेक्चर लिया था, आज टेस्ट बड़ा जबरदस्त तरीके से याद किया, क्यों क्यों इसकी बुनियाद रखी गई थी भाई? जे एच ड्यूरेंट को क्या सूझा था? इंस्पायर किससे हुआ था वो? कौन सी बैटल थी? हाँ जी, एनीवन एल्स? बताएं भाई। सर ये पढ़ी हुई है कहीं लेकिन अभी याद नहीं है। याद नहीं? आज आपने टेस्ट भी दिया फिर भी याद नहीं? अच्छा, इसे आज टेस्ट वो आप फिर वो फाइल तैयार करते रहे होंगे जो मैंने बाद में भेजी थी। स्टूडेंट के नाम से। अच्छा अच्छा अच्छा।
देखें, एक बैटल थी सोल्फेरिनो, SOLFERINO, सोल्फेरिनो बैटल थी सर 1859 में। उसमें तो बस यही था, उसका नेम था, उसका फाउंडर हेडक्वार्टर आ रहा था बस। वो मैंने आपको बस एक समरी बना के भेजी थी ना, ताकि आप पहले वो मुश्किल चीजें याद कर लो। हिस्ट्री बैकग्राउंड स्टोरी वगैरह तो वो बड़ी आसानी से याद, मतलब वो दिलचस्प होती है ना। जो मुश्किल थी उसकी मैंने एक समरी बना के आज आपको फाइल भेजी थी, बाकी डिटेल तो मैंने लेक्चर में पढ़ाई थी ना। चले, ये अब हम कर रहे हैं ना, अब प्रॉपर है ये, एक एक तरतीब, उसी तरतीब से जो आपको समरी बना के भेजी थी, उसी तरतीब से ये तमाम है जो बातें, ऑर्गेनाइजेशन और हिस्ट्री बैकग्राउंड वो यही बता रहा। तो बैटल ऑफ सोल्फेरिनो एक बैटल थी 1859 में, यानी कि 1863 से 4 साल पहले सोल्फेरिनो बैटल हुई थी। वो बैटल बेसिकली थी इटालियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का एक कड़ी थी, इटालियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की एक कड़ी थी फ्रेंच और ऑस्ट्रियन आर्मी के दरमियान। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुने, आपको मैं कुछ डिटेल ज्यादा बता दूंगा, कुछ नॉर्मली ऐसे लेके चलूंगा, लेकिन चूंकि आपके पास तमाम एक एक टॉपिक के ऑर्गेनाइज्ड पास्ट पेपर्स हैं, तो आपको अंदाजा होना चाहिए, ये कॉमन सेंस है कि किस चीज को कितना ज्यादा तैयार करना है। इस कदर ज्यादा ज्यादा भी एक्सपेंड ना करें और बिल्कुल भी कम ना करें, ठीक है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ मेरे इख्तिसार से, और जो इंपॉर्टेंट बात है वही बता रहा हूँ। और आ भी सकता है कुछ पास को नए पेपर में अपकमिंग आ भी सकता है। बैट क्यों बनी थी रेड क्रॉस, बैटल ऑफ सोल्फेरिनो, ठीक है, 1859 में हुई थी, और इटालियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से कनेक्टेड थी। और फिर ये जो J.H. ड्यूरेंट है, ये बड़ा सेंसिटिव सा पर्सन था, इसने इसको बड़ा ऑब्जर्व किया। बेशुमार लोग थे, ठीक है, जख्मी हो जाते थे उनको, जो उनके रूलर थे, वो भी किसी की टांग कटी हुई है, कोई जख्मी है, तड़प रहा है, खून निकल रहा है, वो उनको ऐसे ही छोड़ के चले जाते थे। तो J.H. ड्यूरेंट ने उस तमाम मंजर को ऑब्जर्व करके एक बुक भी लिखी, अ मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो, ठीक है। सोल्फेरिनो इसमें नाम आ रहा है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं है नाम याद करने के लिए। देन उसने कहा था कि भाई मैं ये रेड क्रॉस, देखो रेड मतलब वो उनका खून था जख्मियों का, और इस क्रॉस का मतलब ये था, ये जंग के अगेंस्ट था कि भाई इस खून खराबे को खत्म करो। इस क्रॉस का मतलब ये था, इस ये है एक्चुअल में, ठीक है। बहरहाल इस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पस क्या था कि भाई वो जो जो लोग हैं जिनका इस तरह से जख्मी हो जाते हैं, आप क्या करें, उनकी हेल्प करें, उनके लिए चंदा इकट्ठा करें, उनको उनकी मरहम पट्टी की जाए, ठीक है। ये सब उसका मकसद था कि जो लोग हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए, ठीक है जी। इवन फिर इसको एक्सपेंड करके नेचुरल डाइसेस्टर्स पे भी लेके आया। पहले ये वॉर्स के बेसिकली केस निकला था, नेचुरल डाइसेस्टर्स हो जाते हैं, कोई जल्जला आ जाता है, लोग जख्मी होते हैं, तो उसको भी सपोर्ट करती थी, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा है। इसका मोटो क्या है जी, चैरिटी इन वॉर, जंग में जो लोग जख्मी होते हैं उनके लिए चंदा इकट्ठा करना इसका मकसद था। इसका जो फ्लैग है वो स्विट्जरलैंड के फ्लैग से ऑपोजिट है, स्विट्जरलैंड का फ्लैग ऐसे है, व्हाइट क्रॉस है उसमें, ठीक है जी। क्लियर हो गया, बैकग्राउंड भी पता लग गया, और हमें इंपॉर्टेंट जो MCQs आए हैं वो भी पता लगे। नेक्स्ट है हमारे पास जिनेवा कन्वेंशन, ठीक है। कन्वेंशन मतलब एक अजलास बुलाया गया, और इसका MCQs क्या है, हाउ मेनी कंट्रीज साइंड इन जिनेवा कन्वेंशन। ये एक ऐसा ट्रीटी है जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं सो फॉर, अभी तक के सबसे ज्यादा कंट्रीज जो है इस जेनेवा कन्वेंशन से अटैच। 2024 में सवाल आया, ठीक है, मैंने ईयर भी लिखा, कंट्रीज कितने जिनेवा कन्वेंशन में। बेसिकली देखें, ध्यान से बात को समझे, ये फॉरन मैंने रेड क्रॉस के बाद ऐड किया, तो ये रेड क्रॉस से इन्फ्लुएंस था। ये जो जनेवा कन्वेंशन बुलाया गया था, उन्होंने देखा कि यार ये हेनरी ड्यूरेंट ने तो, J.H. ड्यूरेंट ने, ठीक है, वो जिस तरह एक रेड क्रॉस एक ऑर्गेनाइजेशन बना बना ली है, तो ये जो बड़े बड़े कंट्रीज थे उन्होंने कहा कि यार क्यों ना हम एक अजलास इस पे बुलाए, ठीक है, क्यों ना हम भी एक इजलास इसमें बुलाएं। जिनेवा कन्वेंशन बेसिकली 1864 में, ठीक है, डेट लिख लें कि 1864 में इसको इसी पेशखेमा था रेड क्रॉस का, रेड क्रॉस से इसकी हेल्प भी ली गई थी। और ह्यूमन राइट्स जो वर्ड जो वार्स हो रही थी,
ठीक है, जो वॉर्स हो रही थी उसमें जो मतलब लोग, यही क्या है भाई, जो लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे वॉर में उनको जख्मी ना करें। ठीक है, जो सिविलियंस हैं, जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, उनको नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई मेडिकल पर्सोनल है, अमला है, कोई डॉक्टर्स हैं, उनको नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, तो इस तरह की ये कन्वेंशन में पॉइंट्स को डिस्कस किया गया था। क्लियर होगी जी बात। नेक्स्ट है आर्य समाज। आर्य समाज, कोई आप में से कोई मुझे बताए आर्य समाज के बारे में। सोसाइटी ऑफ नोबल्स। हाँ जी, कल मैंने बताया था ना आर्य समाज के बारे में। एनीवन एल्स? जी सर, इसका मकसद था ये बुत प्रस्ती को खत्म करना। किसको खत्म करना? जो अल्लाह को एक मानते हैं। बुत प्रस्ती को, मतलब के एक खुदा पर यकीन रखना। वेरी गुड। तो और ये, 1875 में जो थी वो फाउंडेड था इसका, हाँ अल्लाह जी, को एक मानने पे यकीन रखती थी। वेरी गुड। फाउंडर कौन था इसका? और इसका फाउंडर था ये स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती इसका फाउंडर है। 1875 में इसकी बुनियाद रखी गई। इसका मकसद क्या था कि हिंदुओं की जो मजहबी किताब है विदास, जहां से हिंदुओं का आगाज हुआ था, तो उस विदास की तरफ ये लेकर आना चाहता था कि उसकी विदास की जो तालीमात है उसको फॉलो करो। और विदास की तालीमात क्या थी कि कास्ट सिस्टम को खत्म कर दो। ठीक है, चाइल्ड मैरिजेस, वेमन की दोबारा शादी करवा सकते हैं जो बेवा औरत हो जाती है। इस तरह की ये रिफॉर्म्स लेकर आना चाहता था। और उसमें जिस तरह आपने बात की कि एक खुदा की इबादत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा वो जो एजुकेशन थी, गर्ल्स की एजुकेशन पे अभी तक इसने कहा था लेकर। अब एक और स्लोगन है इसका, उस दौर में इसने कहा था बैक टू विदास। ये इसका स्लोगन था, बैक टू विदास। ये याद करना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि विदास का हम अब जिक्र कर रहे हैं कि विदास की तालीमात को हम कर रहा था। ये क्वेश्चन हमारा इससे रिलेटेड क्या आता है जी पास पेपर में। और मूवमेंट थी मॉडर्न हिंदुइज्म की। मॉडर्न हिंदुइज्म बेसिकली मॉडर्न ही था, वो उसी वक्त का विदास की ही तालीमात को उजागर करना चाहता था। दयानंद सरस्वती, ये पढ़ लिया। लाला लजपत राय, 1865 से 1928 तक, ये एक फेमस पर्सन है, पंजाबी लीडर था, जो एसोसिएटेड होता है किसके साथ? आर्य समाज के साथ। ये उसी का, इसको दोबारा रिवाइवल किया था लाला लजपत राय। ठीक है, पहला कौन है? दयानंद सरस्वती। दूसरा क्या है? लाला लजपत राय। अब आपका काम ये है, ध्यान से मेरी बात समझना, आर्य समाज को पढ़ना, इसका एक जहन में इमेज बनाना, दयानंद सरस्वती को आर्य समाज के साथ जोड़ना, लाला लजपत राय को चाहे दयानंद सरस्वती के साथ जोड़ दें, चाहे इसको जोड़ें आर्य समाज के साथ, अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करें। ठीक है, तब ये याद होगा। एक अब देखो आप, इल्म, पिछले दिनों मैंने स्टेटस लगाया था, आप लोगों ने में से ज्यादातर ने देखा होगा। तो जो आरफा है, आपा आरफा, तो वो कहती है कि इल्म हासिल करो कि आपके अंदर जज्ब हो जाए, आप उसको यूज कर सको कहीं पर। अब देखो, क्या आप, ध्यान से मेरी बात समझना, आपने अभी तक जितनी भी तालीम हासिल की वो एक तरफ है। कंपटीशन के एग्जाम में जब आप इतनी रूट लेवल पे एक एक चीज को कर रहे हो, आप महफिल में बैठे हो और बताएं कि विदास क्या है, आर्य समाज का क्या मकसद बना था, हिंदुइज्म में एक बड़ी तहरीक चली थी, और विदास जो कि मोन हिंदुओं का ही एक लिटरेचर है, और वो मोनोथीइज्म की को सपोर्ट करता है। तो बताएं कि आप में महफिल में सब आपको देखेंगे कि नहीं देखेंगे? ठीक है, तो यही होता है एक पढ़े लिखे बंदे में और एक जो पढ़ा लिखा नहीं होता। खैर, ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज, ये एक ट्रीटी है। ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज बेसिकली वर्ल्ड वॉर वन जब एंड हुई थी, तो इसी ट्रीटी ऑफ वर्सलीज की मदद से ट्रीटी जो है ना वर्ल्ड वॉर वन को एंड किया गया था। ठीक है, इसमें क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या है, मकसद क्या था इसका,
कि भाई जितना भी खर्चा हो। अब देखो जर्मनी ने साइन किया था, चुप करके नहीं किया था, रोध होके किया था। बेसिकली सारा मलबा जर्मनी पे डाल के उनको कहा था कि सारी कॉज जो जर्मनी की वजह से हुआ, नुकसान जर्मनी की वजह से हुए। अब जर्मनी जो है ना, इसमें जो जंग हुई थी, जो नुकसान हुए थे, बंदे मरे थे, और जो पेट्रोल खर्च हुआ हमारा, ये वो, उसका सबका भरपाई करें और उसके पैसे दें। ठीक है, और सालों साल तक फिर ये टैक्सेस वहां से लेते रहे। जर्मनी पे जुर्माना कर दिया था, फाइन ऑफ वॉर कर दिया था। इसी में ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज है, बाद में इसी से फिर लीग ऑफ नेशन भी बनाई गई। ठीक है, लीग ऑफ नेशन ट्रीटी ऑफ वर्सलीज का ही एक पार्ट था, नेक्स्ट ईयर में आई सी। वो उसका मकसद क्या था कि एक लीग बना दी जाए कि जो जंगों को ना होने दे। ठीक है, जो जंग वगैरह को ना होने दे, बेसिकली ये था। फिर लीग ऑफ, अच्छा मेरी वॉइस ठीक आ रही है? डिस्टॉर्शन तो नहीं है मेरी वॉइस में? जी सर, हो रही है। अब ठीक है? सर नहीं हो रही। अब ठीक होगी वॉइस अब अचानक। देखिए 28 जून 1919 ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज की यही डेट है। ठीक है, चाहे जर्मनी ने साइन किया जो भी। इसके जो फाउंडर्स हैं, बेसिकली इसके जो फाउंडर्स हैं, वो यूनाइटेड स्टेट का उस वक्त वुडरो विल्सन, आपने नाम सुना होगा। उसने ट्रीटी ऑफ वर्सलीज का सिग्नेटरी था। ठीक है, ये पूछते हैं कई जगह पर, वर्सलीज का नहीं पूछते थे, किसी और का पूछते हैं। यूएसए का वुडरो विल्सन, यूके का डेविड लेलॉयड जॉर्ज। ठीक है, बस ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूके और यूएसए के, ये याद कर लें। ये अलाइड फोर्सेस के हेड थे। फिर आ जाते हैं हम लीग ऑफ नेशन के। ये फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मैं जब छोटा सा था, छोटा सा मुराद है, जब मैं तैयारी मेरी बिगिनर था मैं पीपीएससी के लिहाज से, तो मैं पढ़ता था, मैंने कहा यार ये इतनी सारी चीजें। लीग ऑफ नेशन तो 1920 में बनी है, उस वक्त रेड क्रॉस जो है वो 1863 की बनी हुई है। पता नहीं मैं गलत पढ़ रहा हूँ, इम्तियाज शाहिद ने गलत लिखा क्या है, क्योंकि हमारे टीचर ने तो ऐसा नहीं इन चीज़ों को, एक एक चीज़ को इस तरह डिटेल से पढ़ाया था, ये वाली चीज़ें, क्योंकि तमाम सब्जेक्ट कवर नहीं होते अक्सर। तो बाद में मुझे पता लगा, मैंने कहा यार ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। रेड क्रॉस उस वक्त इंटरनेशनल नहीं थी, वो रीजनल थी, और उस वक्त भी इन स्टार्ट तो वो बिल्कुल नेशनल लेवल पे थी। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, इसके सिग्नेटरी थे, बहुत सारे कंट्री सिग्नेटरी थे। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर ये, ठीक है, हुई थी, मुख्तलिफ कंट्रीज को उसने जोड़ा था। वंस अगेन ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के अंडर थी। वुड्रो विल्सन का इसका में जो ना स्टार्ट लिया था, आगाज लिया था वुड्रो विल्सन ने। यूनाइटेड स्टेट्स, अभी हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बड़ी इन डिटेल पढ़ेंगे ज्योग्राफी को। ठीक है, एक एक प्रेसिडेंट पढ़ेंगे अमेरिका का। 10 जनवरी 1920, 10 जनवरी 1920 को ये इसकी बुनियादें रखी गई थी। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा है। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको पीस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इस पेरिस पीस ने एंड की थी 1919 में। ठीक है, और वहां पर ये लीग ऑफ नेशन की का डिस्कस हुआ था। वुड्रो विल्सन ने यहाँ पर 14 पॉइंट्स दिए थे, यहाँ पर नहीं। ये वुड्रो विल्सन का एक बहुत पहले की बात थी। ठीक है, वुड्रो विल्सन ने इस चीज का जिक्र किया था, 1930 में इलामा इकबाल ने पाकिस्तान का जिक्र किया था। इस तरह वुड्रो विल्सन ने 1918 में अपने 14 पॉइंट दिए थे एक स्पीच में। फिर उसने उस वक्त भी बात की कि एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, इकट्ठ होना चाहिए जंगों को रोके। फिर 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में उसने बात की। फिर 10 जनवरी 1920 को ये लीग ऑफ नेशन इसका वजूद में आई। बाद में फिर यही लीग ऑफ नेशन यूनाइटेड नेशंस बन जाती है। मकसद क्या था जी? इंटरनेशनल पीस ट्रीटी, जंगे ना हो वगैरह वगैरह। अच्छा, इसका ये लीग ऑफ नेशन का फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल लिख ले, मैं आपको चैट में लिखवाता हूँ। एरिक
एरिक ड्रोमंड फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था लीग ऑफ नेशन का। ये ऐसा सवाल है जो कहीं नहीं पूछा गया, आप नोट कर लें। वुड्रो विल्सन ने आइडिया दिया, वुड्रो विल्सन ने। लीग ऑफ नेशन का पूछ रहे हैं ना आप? बता तो रहा हूं, वुड्रो विल्सन ने। एरिक ड्रोमंड यूके का, यूके से बिलोंग करता था, वो इसका फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था। जब मैं कहूं कि ये सवाल किसी पास पेपर में नहीं आया, आप उसको शौक से तैयार किया करो, शौक से तैयार किया करो। पता क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो आप कर रहे हो और कोई नहीं कर रहा। यही वो चीज है जो जिसने आपको आगे लेके जाना है सबसे। ट्रीटी ऑफ सेवर्स, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस पढ़ लिया आपने। ट्रीटी ऑफ सेवर क्या था? ये वो था जिसने तुर्की के टुकड़े किए थे, खिलाफत खत्म की थी। ठीक है। ओटोमन। जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस है वो हुई थी जर्मनी के साथ, ट्रीटी ऑफ सेवर्स हुई थी तुर्की के साथ, ओटोमन अंपायर के साथ, तुर्की के साथ नहीं, ओटोमन अंपायर के साथ हुई थी। ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस 10 अगस्त 1920। वर्सलिस कब हुई? 1919 में। सेवर्स कब हुई? 1920 में, 10 अगस्त 1920 को। इसने क्या किया देखें, 2024 में क्वेश्चन आया, फ्रेगमेंटेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर वाज डन अंडर विच ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ सेवर्स। ठीक है। इसने क्या किया था कि तुर्की की खिलाफत खत्म कर दी जाएगी, तुर्की के टुकड़े कर दिए जाएंगे, कंट्रीज अलहदा हो जाएंगे, ठीक है, वगैरह वगैरह। इस तरह का इसमें इसने ऑटोमन एम्पायर को डिसमेंटल किया था, याद रखना, खत्म किया था। अब मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि ट्रीटी ऑफ सेवर को ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं हुआ, इसको रिप्लेस किया था ट्रीटी ऑफ लुसेन ने। ये जो ट्रीटी ऑफ लुसेन है 1923, ये बेसिकली इसी का शाखसाना है। ट्रीटी ऑफ सेवर्स बेसिकली कन्वर्ट हुआ फिर ट्रीटी ऑफ लुसेन में। ठीक है। ट्रीटी ऑफ लुसेन में कन्वर्ट हुआ 24 जुलाई 1923 को, जब मुस्तफा कमाल पाशा ने डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी थी टर्की में। ये वो उस वक्त की बात है, तुम्हारा मतलब इन फ्यूचर रखी थी। लेकिन जो ट्रीटी ऑफ लुसेन था 1923, वो 24 जुलाई 1923 को हुआ था, 23 को हुआ था, 23 को, 24 जुलाई। ठीक है। इसने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि तुर्की का मतलब हमें हमारे हमें अपने हाल पे छोड़ दो, हम सिर्फ ये विद इन लिमिटेड एरिया में हुकूमत करेंगे। इसके सिग्नेटरी वो ब्रिटेन, फ्रांस, इटली वगैरह वो थे। ठीक है। और फिर तुर्की ने कहा था, बाकी अलाइड फोर्सेस ने कहा था ठीक है, अगर आप डेमोक्रेसी करते हैं, खिलाफत वाला नहीं करते सिस्टम, सोवरेनिटी जो है अगर आप करते हैं, एक रियासत बनाते हैं, फिर हम आपके साथ हैं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। इंटरपोल, इसका ये सिर्फ ये पूछा हुआ है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर है कौन सा है जी? लियोन, फ्रांस। ठीक है। इंटरपोल, ये जो इंटर है ना, INTER, इसका मतलब है इंटरनेशनल। और वो जो POL है, मतलब PO से पुलिस, अच्छा, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरपोल, इसका मतलब ऐसा है नहीं, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल, तो ICPC बना है। पर ये इंटरनेशनल को उसमें ये है वैसे, ऐसा देखे, इंटरनेशनल पुलिस, ये इसका ये है इंटरनेशनल पुलिस। लेकिन इसको जो है ना ICPC भी कहते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। ये उसके तहत बनी थी, ये बेसिकली इसका जो फाउंडर था ICPS था। तो इंटरनेशनल पुलिस जो है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन में। 7 सितंबर 1923 को ये बनी थी, 1923 को, तरतीब आ रही है। ठीक है। आप जब वो नोट्स पढ़ोगे ना बार बार, आपको खुद अंदाजा होगा कि मैंने ट्रीटी ऑफ सेवर्स के बाद ये पढ़ा था 1923 में था। तो ये 7 सितंबर 1923 को इसकी बुनियाद रखी गई थी। मकसद क्या था? पूरी दुनिया की, यानी कि इंटरनेशनल एक पुलिस कोऑपरेशन बनाई जाए,
कि जब पॉलिटिकल कॉपरेशन हो रही है, इकोनॉमिक कॉपरेशन हो रही है, तो पुलिस की क्यों ना कॉपरेशन हो? तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस भी जाके यहाँ पे काम करती है। मकसद क्या है जी? पूरी दुनिया में टेररिज्म को रोकना है, कहीं पर ड्रग स्मगलिंग हो रही है उसको रोकना है, ठीक है, कोई भी क्राइम है, साइबर क्राइम्स है, उनको रोकना है। ठीक है जी। ये जब इस तरह के इश्यूज जब बढ़े थे, क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स जब बढ़े थे, तब ये इसकी जरूरत महसूस हुई थी। नेक्स्ट है जी पेंटागन। पेंटागन के बारे में क्वेश्चन है कि ये एक मिलिट्री अलायंस है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूएसए में। ठीक है। इसको पता नहीं कब, मेरे ख्याल 1943 में ये एस्टेब्लिश हुई थी, जो पेंटागन का इदारा है ना, 1943 में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये यूएस से पूछा हुआ है, वैसे वर्जीनिया है। यूएसए कंट्री है, वर्जीनिया इसका कैपिटल है, बेसिकली वर्जीनिया। पेंटागन का क्या मकसद था? पेंटागन का, ये मिलिट्री एसोसिएटेड है, जो अब तो नहीं क्या था इसका, भारत, ये ये मिलिट्री मिलिट्री अलायंस है, अलायंस। बस इतना सर काफी आई है। थिंक ये अमेरिका की जो ये वजारत दिफा थी ना, उसका हेडक्वार्टर था, मतलब कि ये इसलिए मशहूर थी कि इसको 5 कोनों वाली इमारत भी कहा जाता था, पेंटागन को। हाँ वेरी गुड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने 5 कोनों वाली इमारत, पेंटागन की। पेंटागन एक 5 कोनों वाली इमारत है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पर सर ये 11 सितंबर 2001 में ना दहशतगर्दों ने इस पर हमला भी किया था। अच्छा वेरी गुड, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, लिख लें जी। 11 से, सर ये वो नहीं, 9/11 वाला 1947 वाकया, 22 जी सर, मार्च 11 सितंबर 2001। वो पेंटागन थी। जी सर। सर वो टारगेट पेंटागन भी था, लेकिन ये सेफ रहे थे, मतलब वो बाकी जो दो वो इमारतें थी इनकी वो डैमेज हुई थी। पेंटागन, टारगेट पेंटागन पेंटागन डैमेज था, पेंटागन डैमेज हुई थी। नहीं, नहीं डैमेज नहीं हुआ था, लेकिन टारगेट था, कहते हैं कि जी पता सर। नहीं 6 जहाज यूज हुए थे इसमें। अच्छा अच्छा। इंटेलिजेंस को पता ये इसकी है पिंडी, हम्म ये अमेरिका वालों की जो मिलिट्री है ना, उनका ये एक बेस है, मतलब कि हेडक्वार्टर समझ लें, इस हम्म। तरह के। ये 1947 में बनी है। सही सही, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आते हैं जी हम कॉमनवेल्थ पे। ठीक है, कॉमनवेल्थ, इसका हमने कल भी जिक्र किया था। कॉमनवेल्थ यानी कि दौलत मुश्तरका। ये जो यूके के अंडर जितने भी कंट्रीज थे, जब वो आज़ाद हुए, तो उन्होंने फिर एक ये ऑर्गेनाइजेशन बना दी कि हम इसके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना देते हैं। लंदन डिक्लेरेशन हुआ था 1949 में, लंदन डिक्लेरेशन। ठीक है, उसके तहत ये बनी थी, और उसमें डिफरेंट कंट्रीज थे जो यूके के मतलब उनके अंडर आते थे, उनकी गवर्नमेंट के अंदर। तो उन्होंने फिर इसको ज्वाइन करवा लिया था, कॉमनवेल्थ के अंडर, दौलत मुश्तरका उसको कहते हैं। मकसद क्या था जी इसका? बेसिकली, एक मिनट देखते हैं कि दिसंबर 11 1931 को ये बनी थी। इसका मकसद यही था कि भाई हम तो जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे किंगशिप कायम ना हो जाए, डेमोक्रेसी रहे, हम ही किंग मेकर रहेंगे, हम ही प्रेसिडेंट वगैरह को इन्फ्लुएंस करेंगे। ये तो मैं बता कह रहा हूँ। बेसिकली इसका मकसद था भाई, मुल्क, जिन मुल्कों को हम छोड़ के जा रहे हैं उन वो तरक्की करें, उनमें पीस हो, उनमें डेमोक्रेसी हो, ह्यूमन राइट्स वायलेट ना हो, गवर्नेंस हो, ठीक है, और वो आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन करें। ये था कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पस, और इसमें 56 कंट्रीज थे। ठीक है, हैं 56 कंट्रीज हैं टोटल। और क्या पूछा था, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? लंदन है, ऑब्वियसली लंदन होगा। फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे जी इसके? यूके के साथ, अलोंग विद यूके, क्योंकि यूके तो है ही ना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन्होंने इसको, ये उस वक्त बेसिक फाउंडिंग मेंबर्स थे, उन्होंने कहा था, मशवरा देने वाले यही थे कि आप ऐसा करें, दौलत मुश्तरका बना लें। इन सब पे हुकूमत थी यूके की। ठीक है। करंट हेड कौन है जी? करंट हेड वो होता है जो किंग होता है। ठीक है, जो भी यूनाइटेड यूके का किंग होगा वो उसका हेड होगा। ये चीजें हैं जी, आज के लिए बस इतना ही।